डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओडिशा सीपीईटी ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है जो कई मेरे स्टूडेंट ने कहा कि 12th को एग्जाम है सर, इसके लिए लास्ट मिनट टिप्स। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, 4 साल के पेपर, 2 पब्लिक एडमिन और 2 पॉल साइंस, लेकिन फिर भी इतने प्यार से आप लोगों ने कहा है तो मैंने कोशिश की है। इसमें से ध्यान रखिएगा, कुछ जो स्लाइड है लास्ट के आईआर के और मिक्स्ड, वो जो है मैंने दूसरे एग्जाम के लिए जो लास्ट मिनट टिप बनाया था उसका वो कॉपी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो रिपीटेशन हो जाता। लेकिन बाकी मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक आपके लिए अभी जस्ट तैयार किया है, तो ये दोनों मिलाकर के काफ़ी अच्छा आपके लिए एक लास्ट मिनट रिसोर्स रिवीजन के लिए होगा, ऐसी मुझे आशा है। ये जो 30-40 मिनट का वीडियो है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मिनट में क्या आपको पढ़ना चाहिए। सो लेट अस बिगिन ओडिशा सीपीईटी एमए पॉलिटिकल साइंस 2022 लास्ट मिनट टिप्स। देखिए, यदि आप केवल इसी एग्जाम को लिख रहे हैं तब तो एक जो जो रिसोर्स है, ये मैंने 4 रिसोर्स दिया है जो अभी अमेजन किंडल पे मैंने पब्लिश किया है। सारे एग्जाम रिसोर्सेज हैं, उसको मैंने उस पर शिफ्ट किया है। आप लोगों को पता है, उसमें से कल जो मैंने रिलीज किया है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 एमसीक्यू, ये आप अभी भी, क्योंकि आपके पास 48 घंटे हैं, यदि आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है तो, और ये पीडीएफ फॉर्म में है, मतलब ध्यान रखिएगा कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको इसको प्रिंट रिप्लिका कहते हैं, मतलब आपको बिल्कुल लगेगा पीडीएफ पढ़ रहे हैं, वो पीडीएफ ही है, लेकिन वो अमेजन किंडल पे केवल दिखता है। बाकी ये सब जो है गाइड दोनों जो है, ये किंडल वर्जन है, उसमें किंडल के बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन वो पीडीएफ नहीं है। तो यदि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप 2 दिन में इसको देख सकते हैं 1500 क्वेश्चन, तो काफ़ी आपको फायदा इससे होगा। यदि आप और एग्जाम दे रहे हैं लाइक डीयूईटी या सीयूईटी पीजी, तो डेफिनेटली ये बुक और ये बुक दोनों को जरूर डाउनलोड कर लें। ये तो ऑल टाइम फेवरेट बुक है, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन इन दोनों को जरूर आप कर लीजिए। इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पहले के बुक हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन अभी चूंकि 2 मैंने सीयूईटी पीजी गाइड स्पेसिफिक निकाल दिया है, और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस जो है ये डीयूईटी और सीयूईटी पीजी यूजीसी नेट सबके लिए यूजफुल है, तो इन दोनों को जरूर आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किंडल पे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो फ्री पीडीएफ जो मिलता था वो बहुत अच्छा था। आपको पता है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो शेयरेबल होता है और आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड, बिना किसी प्रोटेक्शन के जो है फ्री पीडीएफ जो है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसको इलीगल काम करते हैं और वो करने को प्रेरित भी करता है। इस चलते इसको जो है किंडल पे डालना पड़ा, लेकिन उस पर इतने सारे फीचर्स हैं, मैंने खुद देखा है। मैंने इस बुक को सबसे पहले मैंने खुद खरीदा और उसको खरीद के मैंने पढ़ा, और एकदम फ्लॉलेस है, मतलब कि जो उसका सेटअप है एंड ऑल बहुत ही क्लियर है। आप उसमें सर्च कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्लिक करके कहीं भी किसी चैप्टर पे जा सकते हैं, बैक फॉरवर्ड, जो नॉर्मल में नहीं होती है, और आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसकी सबकी मैंने डायरेक्ट लिंक दे दी है। ऑफकोर्स ये मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि यहाँ से आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि देखें, ये सब जो शुरू के सारे जो हैं पीपीटी, वो मैंने 2 साल 2020 और 2021 को एनालाइज किया फिर से एक बार, और उसका निचोड़ थोड़ा सा है। पूरा तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना 30-40 मिनट में। जो पूछा गया है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा हम लोग चलिए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट थॉट में देखें तो आपको 2021 में पूछा गया है हैरोल्ड लॉसवेल का ये डेफिनेशन पॉलिटिक्स का, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इसको याद कर लीजिए, वेरी फेमस। मतलब ये वो कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन कैसे होती है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सोशल गुड का। प्राइमरी सोशल गुड क्या है, जैसे वेल्थ, इनकम, पॉलिटिकल ऑफिसेज, रिवॉर्ड्स, ऑनर, उसको कौन करता है, कौन डिसीजन लेता है, किसके द्वारा, और किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। सो लासवेल कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंसर। किनका इन्फ्लुएंस है, कौन पावरफुल है और कौन अपना इंटरेस्ट प्रिवेल करा लेता है। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर, तो ये याद रख लीजिएगा। देन आपको मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच जो है पॉलिटिकल थ्योरी का भी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी, दोनों थोड़ा मिला जुला हुआ है, वो आपको पढ़ना है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। तो आपको पता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच यदि पॉलिटिकल थ्योरी का देखें तो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच है, जो प्लेटो, एरिस्टोटल जिसको प्रतिपादित करते हैं या प्रोपाउंड करते हैं एंशिएंट टाइम में। मॉडर्न टाइम में यदि आप देखेंगे तो इमानुअल कांत हैं, जॉन रॉल्स हैं, ये सब ने नॉर्मेटिव थ्योरी दिया है। इवन नॉजिक को भी नॉर्मेटिव थ्योरी कहा जाता है। देन हिस्टोरिकल एक अप्रोच है जिसमें कि
हिस्ट्री में घुस करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई फिनोमेना कैसे इवॉल्व हुआ है और उसके क्या क्या मायने जो हैं किसी कॉन्सेप्ट के कैसे बदलते रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है, जैसे ऑक्सफोर्ड से लेकर के मैकियावेली और कई लोग जो है हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाते हैं। इसके अलावा यदि आप ओल्ड अप्रोच में भी देखेंगे तो मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देख लीजिए, तो पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल थ्योरी भी, तो उसमें जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो एक तरह का ओल्ड अप्रोच है। देन न्यू अप्रोच यदि हम देखें तो न्यू अप्रोच में पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, रैशनल चॉइस अप्रोच है। देन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा अप्रोच है, जो जिसको आप पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच है, गेम थ्योरी है, ये सारे जो हैं न्यू अप्रोचेज हैं या मॉडर्न अप्रोचेज हैं। बेसिकली जो ओल्ड और न्यू जब हम कहते हैं तो कोई टाइमलाइन में मत जाइए। आपने देखा कि जॉन रॉल जैसे लोग जो है नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच भी अपनाते हैं, और अभी भी बहुत लोग जो है हिस्टोरिकल अप्रोच अपना रहे हैं। ये टाइमलाइन से नहीं है, वो अप्रोच की बात है। जो मॉडर्न अप्रोच है वो ज्यादा इंपेरिकल है, पॉजिटिविस्ट है, मतलब फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा उसका फोकस रहता है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस डेवलप करने पे रहता है, और उसमें जो तरीके हैं वो मॉडर्न कंप्यूटेशनल, स्टैटिस्टिकल, ये सब जो है अप्रोच की लाया जाता है। ज्यादा इंपेरिकल है, मतलब फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एनालिटिकल है ज्यादा। देन फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, अब तो इतना बार मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म नकारता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को, कि कोई भी चीज जो है ऑब्जेक्टिवली उसको नोन नहीं हो सकता है, सब सब्जेक्टिव है। आपका ट्रूथ है, मेरा ट्रूथ है, लाइक दैट। ये जो है मेटा नैरेटिव को भी नकारते हैं, मतलब कि जिस तरह से डिस्कोर्स बनाया जाता है, किसी चीज का जो डिस्कोर्स है, जैसे मॉडर्निटी, उसको वो डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और बताते हैं कि मॉडर्निटी वही नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं, फासिज्म वही नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं। एक समय फासिज्म वाज ए ब्यूटीफुल वर्ड, एक समय मॉडर्निज्म वाज ए स्लैंग, गाली टाइप की लोग मानते थे। तो इस तरह से जब आप उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तब आप सही समझ पाते हैं कि एक तरह का वो जेनियोलॉजी भी है, हिस्टोरिकल अप्रोच भी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक लाइन में समझिए तो ऑब्जेक्टिविटी को वो नकारता है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को नकारता है, हर चीज को प्रॉब्लमेटाइज कर देता है कि इसके मायने कोई फिक्स्ड नहीं है। एरिस्टोटल के बारे में आपको पूछा गया है कि हु वाज फर्स्ट टू गिव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अभी आपने देखा कि लासवेल ने जो कहा है कि जो प्राइमरी सोशल गुड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पहली बार जो है एरिस्टोटल ने उठाया था। उन्होंने जो जस्टिस का प्रिंसिपल दिया था वो था प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। उनका कहना था इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड विद अनइक्वल। आप जो है दौड़ में 100 मीटर के दौड़ में बोलोगे कि जिनके पाँव में जूते नहीं है, जिनके पाँव में जूते हैं, दोनों को आप इक्वल ट्रीटमेंट करके दौड़ा दोगे, या एक का पाँव घायल है और दूसरे का पाँव दोनों ठीक है, उसको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देके बोलोगे, तो ये नहीं है। इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड विद अनइक्वल, ये प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है, जहां जो कॉन्सेप्ट बदल जाता है इक्विटी में, इक्विटी। देन लिबर्टी में भी आप देखिए तो आपको पूछा गया है कि मिल का सेल्फ एंड अदर रिगार्डिंग किसने दिया है। आपको पता है सेल्फ रिगार्डिंग ऐसे एक्शन है जिससे कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी का कोई हार्म नहीं होता है, तो उसमें किसी को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आदमी को फ्री होना चाहिए वो काम करने को जो वो उसके ऊपर ही केवल उसका असर हो सकता है। मैंने कई बार फेमस एग्जांपल दिया है, कोई रात में अपने कमरे में अपने पैसे से बिना किसी को हार्म किए हुए इंटरेस्ट को वो थोड़ा सा जो है अल्कोहल ले रहा है एकदम लिमिट में और करके सो जाता है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते यदि उस राज्य में कोई अल्कोहल बैन नहीं है, तो कानून के अनुसार अलाउड है। तो वहां पे कोई नहीं कह सकता कि आप क्यों अल्कोहल पी रहे हो। लेकिन यदि वही कोई अल्कोहल पी करके और रोड पे जो है वो दंगा करता है, लोगों को परेशान करता है, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाता है और उसको बैन किया जा सकता है, उसको कन्फाइन किया जाता है, उसको जो रोका जा सकता है। इसी पर आता है हार्म प्रिंसिपल। मिल का कहना है कि जब तक समाज में किसी व्यक्ति या ग्रुप का कोई हार्म ना हो किसी के एक्शन से, तब तक उसके लिबर्टी पे रोक लगाना नहीं चाहिए। तो मिल जो है निगेटिव लिबर्टी के चैंपियन थे, ये याद रखना है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि वो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे, नहीं, वो निगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे। यही क्वेश्चन आता है कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी होती क्या है। यहाँ पे और मेरे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी सदा से ऐसा कोई डिवीजन रहा है, नहीं। इसया बर्लिन ने इसको जो है 19th सेंचुरी में इस डिवीजन को बेसिकली टाइमलाइन देख लीजिएगा, उस डिवीजन को किया। उनके अनुसार से निगेटिव लिबर्टी वो उस टाइप का कॉन्सेप्ट है जहां पे कि लिबर्टी माना जाता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट बाय अदर मैन, मतलब मैन मेड कंस्ट्रेंट जो एक्सटर्नल है, ये निगेटिव लिबर्टी है। यानी कि आपको कोई काम करने से कोई रोकता नहीं है, लेकिन यदि आप इनकैपेबल हो कोई काम करने से तो वो अनफ्रीडम नहीं है। जैसे कोई आदमी बीमार है
और वो नहीं वॉक ले पा रहा है, तो वो अनफ्री नहीं है कि वो वॉक नहीं ले पा रहा है। यदि किसी के पास में पैसे नहीं है और मल्टीप्लेक्स में नहीं जा पा रहा है, मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, पीवीआर में, तो वो अनफ्री नहीं है, क्योंकि उसको पूरी लिबर्टी है जाने की, लेकिन वो इनकैपेबल है। तो इनकैपेबिलिटी को वो सेपरेट करते हैं लिबर्टी से। लिबर्टी इज सिंपली, मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन एब्सेंस ऑफ मैन मेड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। ये उन्होंने निगेटिव लिबर्टी कहा। और पॉजिटिव लिबर्टी उन्होंने, इसे बर्डली ने डिफाइन किया कि इट इज काइंड ऑफ सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन। मतलब आप अपने विल के मालिक खुद हो, आप अपना खुद जो है विल फॉर्म करते हुए क्या करना है। इसके अलावा वो एक तरह कैपेबिलिटी अप्रोच भी है जो चार्ल्स टेलर कहते हैं, या एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि आपकी लिबर्टी को बढ़ा दिया जाता है किसी ऐसे एक्शन से समाज या स्टेट द्वारा जो पहले आप नहीं कर सकते थे। जैसे कोई यदि फिजिकली चैलेंज्ड है और उसको आपने व्हील चेयर दे दिया तो उसकी लिबर्टी बढ़ जाती है। यदि कोई गरीब है और आपने उसको बेसिक इनकम दे दिया तो उसकी लिबर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने मुफ्त शिक्षा दे दिया, मुफ्त बिजली दे दिया, तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने फ्री लैपटॉप दे दिया, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कैपेबिलिटी अप्रोच भी है। मतलब आप जो है पॉजिटिव लिबर्टी का एक मायने यह है कि स्टेट या समाज ने व्यक्ति को कुछ और करने के लिए फैसिलिटेट कर दिया, तो उससे भी लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये इसे बर्डली ने दिया। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, तो अधिकतर आप यदि पॉजिटिव लिबर्टी देखें तो रूसो को ले सकते हैं, हेगल को ले सकते हैं, आप ले सकते हैं टीएच ग्रीन को ले सकते हैं, बोसानक्वेट को ले सकते हैं, बार्कर को ले सकते हैं। ये सब ग्रीन, बास्केट, बोसानक्वेट एंड बार्कर तो तीनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों उसके शिष्य थे, बोसानक्वेट एंड बार्कर ग्रीन के। इधर आप रूसो और हेगल को ले सकते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी के इतने ही आपको मिलेंगे, बाकी सभी निगेटिव लिबर्टी के ही जितने मॉडर्न थिंकर है, जितने सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थिंकर हैं, चाहे वो रॉल हो, चाहे लॉक हो, चाहे वो हॉब्स हो, सभी निगेटिव लिबर्टी के समर्थक मिल भी। राइट्स में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नेचुरल वर्सेस लीगल राइट। वैसे तो बहुत सारे और इसमें हैं। नेचुरल राइट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आता है। इसमें माना जाता है कि समाज और राज्य के पहले जो है राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो लॉक ने दिया था। और लीगल राइट जो जेरेमी बेंथम कहते हैं कि राइट कुछ वो कोई नहीं है जो आप बिना समाज के, बिना स्टेट के कोई राइट आपको नहीं है। राइट्स वही है, अधिकार वही है जो आपको कानून के द्वारा एक स्टेट जो है देता है, लीगल राइट है। यहाँ पे याद रखिए कि बेंथम ने यहाँ तक कहा था कि नेचुरल राइट इज नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट। राइट एज ट्रम्प का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉर्किन ने दिया है। वहां पे ये एक तरह का ट्रम्प मतलब होता है कि आपके पास ट्रम्प कार्ड है, मतलब जिसे आप अपने को बचा सकते हो फाइनली। तो राइट्स, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, उसको फंडामेंटल राइट कहिए, वो आपको बचाता है, आपको आपकी लाइफ बचाता है, आपकी लिबर्टी बचाता है, आपको स्टेट से भी बचाता है। तो इसलिए राइट एज ट्रम्प, डॉर्किन। इक्वालिटी में जो आपको पूछा जाता है जनरली इन सब एग्जाम में, वो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी वर्सेस आउटकम पूछा जाता है। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी एक लिबरल कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप 100 मीटर के दौर में 10 लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सेम जगह से स्टार्ट करना है, सेम जगह जाना है, लेकिन आप ये नहीं देखते किसके पाँव में जूता है, किसके पाँव में नहीं, किसके पाँव टूटे हुए हैं। ये फॉर्मल इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी है कि गरीब भी मॉल जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, दोनों को कोई बंधन नहीं है। लेकिन गरीब के पास तो बंधन है, पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है इक्वलिटी ऑफ आउटकम का कॉन्सेप्ट आया था। इक्वलिटी ऑफ आउटकम बोलेगा नहीं, यदि गरीब मॉल में जा सकता है तभी जाएगा जब उसके पास में पैसे हो। इसका मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, इनकम का, इन सब का होना चाहिए, एक्चुअल सबस्टेंटिव इक्वलिटी। वैसे आप सबको बराबर तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा के जितना जिसकी इनकम है उतना ज्यादा टैक्स लगाएं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ी बहुत समता आएगी। उसी बेसिस पे जो है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। समता पार्टी जितनी आप देखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी, वो वहीं पे इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे आते हैं। अल्टीमेटली वो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो मार्क्स ने थॉट किया था, वहां पे सब बराबर हो जाते हैं। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है अगेन रोनाल्ड डॉर्किन ने दिया है, आपको मैंने पूरा पढ़ाया है, जहां पे कि वो एक अलग टाइप का फिनोमेना से रिसोर्सेज को इक्वलाइज करते हैं। उनका कहना है कि यदि आप इमेजिन कर लीजिए कि एकदम एंशिएंट काल में जहाँ पे कि सब नेचुरल रिसोर्सेज फ्री था, सबको बराबर जो है रिसोर्स खरीदने के लिए पैसे आपने दे दिए, फिर सबने अपने चॉइस से अपना अपना रिसोर्स खरीदा। किसी ने आम का बगीचा खरीदा, किसी ने सेब का, और किसी ने पानी खरीदा, किसी ने मिट्टी खरीदा, और फिर अपने अपने उद्यम से, इंटरप्राइज से उन्होंने सेल किया, प्रोड्यूस किया, ट्रांजेक्शन किया, और फिर जो इनकम आज देख रहे हैं सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये फेयर है। इसी तरह का लॉजिक भी एक तरह का देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि किसी को यदि बैड लक हो गया हो, या तो कोई ब्रूट लक, कोई एक्सीडेंट मीट हो गया हो, कोई आफत आ गई हो, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी मार्केट बेस्ड।
उसके अगेंस्ट में जो माइकल वॉल्जर जो है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का फिनोमेना देते हैं, उनका कहना है कि इक्वलिटी को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि समाज में कौन बराबर है, सबको एक नज़र से देखने पे आप डिफरेंट डोमेन देखिए, एजुकेशन का डोमेन देखिए, आप पॉलिटिक्स का डोमेन देखिए, इकोनॉमी का डोमेन देखिए, स्पिरिचुअलिटी का, सब में अलग अलग रैंकिंग है और वहाँ पे आप बराबर कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो है समाज में वो बहुत अच्छा शिक्षा लिए हुए है, तो भले उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने डोमेन में उसकी रैंक हाई है, वहाँ इक्वलाइज हो जाता है, वो एक दूसरे डोमेन को यदि नहीं काटे तो। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। जस्टिस में जो है रॉल एंड लॉजिक के जो डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान दीजिएगा। रॉल ने जो है एक तरह का डिफरेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे अपना सोशल इक्वलिटी भी कर सकते हैं, उसके बेसिस पे अपना उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनइक्वलिटी टॉलरेट की जा सकती है यदि वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल हो, जिसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बेस्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको हम इंड स्टेट थ्योरी कहते हैं, जबकि नॉजिक का जो है प्रोसीजरल थ्योरी है, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। नॉजिक लगभग उसी तरह की बात कहते हैं जैसा कि डॉर्किन कहते हैं। उनका कहना है कि यदि प्रॉपर्टी का एक्विजिशन इनिशियल टाइम में जस्ट हुआ है और उसका ट्रांसफर ट्रांजैक्शन भी जस्ट हुआ है तो किसी को और हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई एरर हुआ है या किसी ने चीटिंग से प्रॉपर्टी ली है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसीलिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉजिक के थ्योरी ऑफ जस्टिस में है। जस्टिस एज परफेक्ट ऑब्लिगेशन, मिल ने कहा था, याद कर लीजिए। अब इसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज, गॉथियर ने कहा था। इन दोनों को याद कर लीजिए, ये फ्रेज पूछा जा सकता है। फेमिनिज्म जो है मल्टीपल वेव्स में है। प्लीज अलाउ कीजिए, मैं बहुत तेजी से चलूं। इसमें कुछ किताबें जो है कभी भूलिएगा मत। सेकेंड सेक्स जो है सिमोन डी वेवेर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट, फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्रेडमैन एंड डायलेक्टिक ऑफ सेक्स फायरस्टोन का, एंड बिकमिंग द थर्ड वेव रिबेका वॉकर का, वोल्स्टनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, कभी मत भूलिएगा ये सबको। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी जो है मिल और उनकी वाइफ हैरियट टेलर निकाला था, वो भी इसमें जोड़ लीजिए। इको फेमिनिज्म से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। वंदना शिवा जो है बहुत फेमस इंडियन इको फेमिनिस्ट है, जिसका की बुक है स्टेइंग अलाइव। मारिया माइस एक फेमस है। देन ये जो बुक है सुजान ग्रिफिन का वुमेन एंड नेचर, इसको भी याद कर लीजिए। और वंगारी मथाई पूछा गया है आपको, अफ्रीका की द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। इको फेमिनिज्म क्या है? जहां इकोलॉजी को फेमिनिज्म से आप जोड़ते हैं, क्योंकि आप अर्थ को जो है मदर अर्थ बोलते हैं, तो अर्थ का जो नेचर है, नर्चर होना, सबको पालना, सबकी रक्षा करना, वो वुमेन के नेचर से मिलता है। और इको फेमिनिज्म ये कहा जाता है कि मेल जो है नेचर को कंट्रोल करना चाहता है उसी तरीके से जैसे वो अपने पत्नियों को या औरतों को कंट्रोल करना चाहता है, और वो वायलेंट अप्रोच है, उससे नेचर जो है आहत होती है। तो इको फेमिनिज्म जो है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट को फेमिनिज्म से मिलाता है, उसको उसी तरीके से जैसे कि वो घर में जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी देखें तो ये अगेन मैं बोलूँगा इसे बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, जल्दी में। ऐसा नहीं हो सकता कि 30-40 मिनट के वीडियो में सब कुछ देखें। आप जो है जीओआई एक्ट 1909 को जरूर देखिएगा। इसमें इसको मिंटो मॉडल रिफॉर्म कहते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम पॉपुलर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, ये पूछा जाता है। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दी गई वो भी इसमें आया। देन 1919 का जो एक्ट था उसको मॉन्टेक चेस्टरफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पहली बार डेआरची जो है प्रोविंस में आया, ध्यान रखिएगा प्रोविंस में। डेआरची का मतलब ये होता था कि जो सब्जेक्ट थे जिसपे कि मंत्री देखभाल करते थे उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया जो कि चुने हुए मंत्री देखेंगे, और एक रिजर्व सब्जेक्ट था जो कि नॉमिनेटेड मेंबर जो गवर्नर के काउंसिल में होते थे वो देखेंगे। ऑफ कोर्स जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो बड़े हल्के थे, और जो अच्छे सब्जेक्ट थे फाइनेंस एंड पुलिस ये सब जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट थे। तो थोड़ी बहुत जो है मतलब जिसको बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नेंस की कोशिश थी। बाइकैमरलिज्म जो उसको लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं, दो हाउस, उसकी भी कॉन्सेप्ट 1919 में लाई गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वहां प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया। यहाँ डेआरची जो है सेंटर में ले आया गया, वही ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, और स्टेट में खत्म कर दिया गया क्योंकि वहां तो अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई पूरी तरीके से। एल्बर्ट बिल 1883 में आया था, जिसमें यह था कि इंडियन जजेज जो है यूरोपियन जो सिटीजन है उसको ट्राई कर सकते हैं कुछ कंडीशन के साथ, और उसको लॉर्ड रिपन ने जो है सपोर्ट किया था। लॉर्ड रिपन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता कहे जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से, ये पूछा जाता है। 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फिर कहा जाता है, इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के टाइम में किया था, जिसमें कि प्रीएम्बल को पहला बार बदला गया, 3 वर्ड घुसाया गया जो हमेशा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए 3 वर्ड वो क्या है, वो है सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट ने जो है काफी सारे बदल दिए जो 42nd से लाए गए थे, लेकिन कुछ को छोड़ दिए, जैसे कि राष्ट्रपति के हाथ को ज्यादा और बांध देना, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस एंड मेनी अदर को चेंज कर दिया गया। ये 78 में आया था, ये 76 में, ये सब याद कर लीजिए। शेड्यूल जो है थोड़ा कुछ आपको याद करा दें कि 3rd शेड्यूल जो है ओथ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और गवर्नर, राष्ट्रपति, गवर्नर और किसका, शायद देख लीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का ओथ जो है वो एक सेपरेट आर्टिकल के तहत है, इसलिए वो 3rd शेड्यूल में नहीं है। बाकी जो जैसे कि मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर ग्रुप में ही ओथ लेते हैं, जजेस एंड लेजिस्लेचर, उन सब के ओथ जो है 3rd शेड्यूल में है। 5th और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। 5th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 10 जो जनरल स्टेट है वहां पे जो ट्राइबल बहुल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है। और 6th शेड्यूल जो है 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये नाम पूछा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनमें जो ट्राइबल बहुल एरिया है उसके लिए है। इसके अलावा 7th शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर है, 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, तो ये डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फेडरलिज्म में। 8th शेड्यूल जो है वो उसमें 22 रीजनल लैंग्वेज हैं जिसको मान्यता दी गई है। 9th शेड्यूल जो है लैंड रिफॉर्म के एक्ट हैं, ये 1st अमेंडमेंट से डाला गया था जिसको कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, अब वो बाहर नहीं है, याद रखिएगा। 10th शेड्यूल जो है वो 52वां 52nd जो अमेंडमेंट था उससे लाया गया, ये एंटी डिफेक्शन एक्ट को इसमें रखा गया है। 11th एंड 12th शेड्यूल जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, यहाँ पे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के संबंध में जो प्रोविजंस है वो इसमें डाले गए हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यदि देखिए तो 148 जो है CAG का है, 76 अटॉर्नी जनरल का है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। 315 UPSC अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, 315 से 323 तक है। 324 में सेंट्रल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, CEC या ECI कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 17 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, और 19 जो है राइट टू फ्रीडम है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 19(2) जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है राइट टू फ्रीडम में। 29, 30 ग्रुप और कल्चरल राइट हैं। 51 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी क्या ड्यूटी है वो है, और 51A जो है 42nd अमेंडमेंट से गुजारा गया फंडामेंटल ड्यूटी। 74, 75, 78 प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है। 75 में जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। 78 में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को क्या इंफॉर्मेशन देगा, ब्रीफ करेगा, उसकी ड्यूटी टुवर्ड्स राष्ट्रपति है। और 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात आती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यही 3 आर्टिकल्स में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र मिलता है। 148 तो यहाँ मैंने बता ही दिया, सेकंड हो गया। 52 जो है प्रेसिडेंट के बारे में है, 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में है। DPSP देख लीजिएगा बहुत सारे, जैसे ये एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से है, जहां तक मुझे याद आता है, देख लीजिएगा। एंड 44 जो है जरूर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। 124 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और 243 जो है वो ग्राम सभा। 243 आर्टिकल देखते ही आपको पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारे A से लेके और ZT तक है, उसको देख लीजिएगा। उसमें से 243A जो है वो ग्राम सभा से रिलेटेड है। 249 सब जो है वो किस कंडीशन में यूनियन पार्लियामेंट स्टेट पर के लिए लॉ बना सकती है वो है। 352 से नेशनल इमरजेंसी आती है। 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ऑर्डिनेंस की जो है राष्ट्रपति की पावर जो है वो 123 में है, और गवर्नर की 213। दोनों उलट दीजिए तो केवल 213 कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने प्लस 6 वीक तक वो मैक्सिमम रह सकता है। क्विज टाइप का क्वेश्चन है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही जो है 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, और 19(2) करके जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा गया था राइट टू फ्रीडम को।
25वां अमेंडमेंट जो हुई थी परहैप्स इंदिरा गांधी के टाइम में थी, गोलकनाथ केस को नलीफाई करने के लिए किया गया था, जिसमें कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखने की कोशिश की गई थी। 42nd अमेंडमेंट आपने देख लिया, 44 देख लिया, 52nd जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट, 61st अमेंडमेंट राजीव गांधी लेके आए थे, वोटिंग ईयर को 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। 91st अमेंडमेंट जो है उसमें 15% लिमिट कर दिया गया कि जो मंत्री जो होंगे वो 15% ऑफ लेजिस्लेचर ही होंगे। जो रिसेंट अमेंडमेंट है 4, उसमें से 101वां जो है वो जीएसटी लेकर के आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102वां जो है वो जो बैकवर्ड क्लास है उसको बैकवर्ड क्लास कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दे दिया गया। 103rd जो है 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। और 105वां जो सबसे नया अमेंडमेंट है उसमें स्टेट को फिर से पावर दे दिया गया कि वो जो बैकवर्ड कास्ट हैं सोशली एंड एजुकेशनली उसको सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए जी रोहिणी कमेटी बैठी थी, ये भी पूछा जा सकता है। 5 जो रीट होते हैं, हैबिया कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। मंडमस मतलब कि काम करो, रूल ऑफ लॉ के अनुसार एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर करती है कोर्ट। कुओ वारंटो मतलब किसी पब्लिक ऑफिस पे यदि डिस्प्यूट हो जाए तो पूछती है आप किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हुए हो। और 2 जो रीट है वो प्रोहिबिशन एंड सर्ट्यूरी, ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे जारी करती है कि आप इसको मत करो, मेरे पास भेजो। प्रोहिबिशन में तो रोक देती है। जो आर्टिकल 32 और 226 जो है रीट पिटीशन से जुड़ा हुआ है। 32 के तहत जो है डायरेक्टली कोई भी सिटीजन इंडिया का या कोई पीपल जो है अपने फंडामेंटल राइट के हार्म होने पे सीधा सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर सकता है। 226 के तहत आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो रीट पिटीशन, लेकिन यहाँ पे केवल फंडामेंटल राइट ही नहीं, आपकी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी यदि हार्म हो रही हो तब भी आप रीट पिटीशन दायर कर सकते हो। इसीलिए 226 के तहत जो दायरा है वो 32 के दायरे से बड़ा है। 32 केवल फंडामेंटल राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उतने केस नहीं हैंडल कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट और भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हनन पे भी आप जा सकते हो। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ब्रिटेन में तो बहुत है। जैसे कि एक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो कि लोकसभा के स्पीकर तय करते हैं, वो जनरली अपोजिशन पार्टी के मेंबर को दिया जाता है। ये एक कन्वेंशन है। इस टाइप के बहुत सारे कन्वेंशन जनरेट हो रहे हैं। 0 आवर क्या होता है? पहले जो है जैसे ही हाउस बैठती है लोकसभा या राज्यसभा, तो 11 बजे जो है वो क्वेश्चन आवर होता है, 11 से 12। अब 12 और 1 के बीच में जो है 0 आवर होती है, उसके बाद लंच हो जाता है। और फिर सेकेंड हाफ में जो है बिल पास होने का जो मेन जो काम होता है लेजिस्लेचर, वो सेकेंड हाफ में होता है, उसको 0 आवर कहते हैं। ये इंडियन इनोवेशन है। फिलीबस्टरिंग जो है वो सीनेट से निकली है, अमेरिका के सीनेट, जहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं होती, किसी मेंबर को रोका नहीं जा सकता। तो वहाँ फिलीबस्टरिंग का एक डेवलप हो गया कि यदि आपको कोई बिल को आज नहीं वोटिंग कराने देना है तो आप बोले जाओगे, इधर उधर की बातें बकवास करते जाओगे, बक जैसे कि शाम हो जाए और वो बिल प्रस्तुत ना हो पाए। इंडिया में तो सब पॉसिबल है नहीं। इंडिया में तो जो अध्यक्ष है हाउस को रोक देंगे। जेरी मैंडरिंग जो है वो इंडिया में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। उसमें जो पॉलिटिकल गेन के लिए यदि जो कंस्टिट्यूएंसी का बाउंड्री होता है उसको आप इस तरह से काट छांट करते हो, मान लो यहाँ पे कोई दूसरे कम्युनिटी का आपको लग रहा है रूलिंग पार्टी को कि ये वोट नहीं मिलेगा, तो आपने उस कंस्टिट्यूएंसी को इस तरह से काट छांट दिया कि वो कंस्टिट्यूएंसी आपके लिए फायदा हो जाए। इसको जेरी मैंडरिंग कहते हैं, गलत माना जाता है। एफपीटीपी के इलेक्शन में ज्यादा ऐसा होता है। क्वेश्चन आवर आपको बता दिया। डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। कट मोशन मतलब 100 रुपया कट लगा दिया आपके डिमांड ऑफ ग्रांट में, तो सरकार उसे गिर भी सकती है। बहुत सारे मोशन देख लीजिएगा। कॉल अटेंशन मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है। कोई इंपॉर्टेंट यदि घटना कंट्री में हो गई तो पार्लियामेंट के नॉर्मल प्रोसीडिंग को रोक करके उस पर चर्चा हो सकती है, मिनिस्टर को उस पर बयान देना होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन। कोई यदि पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो मतलब कोई यदि इंपॉर्टेंट बात है तो कॉल अटेंशन मोशन, जिसमें मंत्री को जवाब देना जरूरी नहीं होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है यदि कोई रूल के तहत कोई पार्लियामेंट में नहीं हो पा रहा है तो लोग हाथ उठा के बोलेंगे ये रूल के तहत नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो कन्वेंशन है और पार्लियामेंट्री टर्म है, ये सब देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, गाइड में मैंने बहुत ज्यादा और दिया है। इंडियन पॉलिटी आप देखेंगे बहुत छोटा है, इतने से तो होता नहीं है, लेकिन ये सब वो है जो आपको पूछा गया है। कांग्रेस सिस्टम जैसे रजनी कोठारी ने दिया, उसी को मॉरिस जॉन्स ने सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहा। और क्वाजी फेडरल जो है केसी वेयर ने कहा। ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज देख लीजिएगा गाइड से कि उसके फाउंडेशन ईयर कब हैं, जैसे कि अकाली दल जो है पंजाब में 1920 में ही बन गया था, या डीके जो है वो 1940s में बना था, 1949 में डीएमके। इस टाइप का कब बना, उसके कौन फाउंडर थे, जैसे डीके के जो है पेरियार थे। स्टेट किस स्टेट में है, जैसे डीएमके जो है तमिलनाडु में है, अकाली दल
पंजाब में है, उसके जो चीफ लीडर हैं पहले कौन थे, अभी कौन है, ये सब सबको देख लीजिएगा। क्राइटेरिया फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टी जरूर देख लीजिएगा, ये आपको पूछा गया है और ये मैंने अपने गाइड में भी दिया है, कहीं से भी इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। 3-4 कंफ्यूजिंग है, 3-4 क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा। नाम जो है 8 नेशनल पार्टी के जरूर देख लीजिएगा। 8वां जो है एनपीपी है, मंडल कमीशन बीपी सिंह ने 1990 में लागू किया, इसको याद रखिएगा। एमएन श्रीनिवास एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने संस्कृताइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट दिया। पीआरआई जो कमिटी है डिफरेंट, उसमें 4-5 है, लेकिन आप 2 जरूर याद कर लीजिएगा। बलवंत राय 1957 मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने 3 टियर का कॉन्सेप्ट दिया और फाइनली वही लागू हुआ। अशोक मेहता 1978 में इनको जनता पार्टी ने बनाया था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की पहली बार पंचायती राज को बात की थी। इन्होंने 2 टियर दिया था जो माना नहीं गया, तो माना गया बलवंत राय का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अशोक मेहता से आया, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिटीजन चार्टर जो है वो 1997 में आया। अब क्या है ये तो अभी टाइम भी नहीं है। सेवोत्तम देख लीजिएगा, सेवोत्तम मतलब कि 3 पिलर है इसके। सिटीजन चार्टर है, पब्लिक ग्रीवांस है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस ने लॉन्च किया है। गुड गवर्नेंस का मॉडल कह लीजिए इंडिया में। आरटीआई 2005 में लागू होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक बार पूछा गया है, इसका मतलब ये होता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री हो चाहे कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, उनको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई पार्क बना देती है, कोई गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बना देती है, लैपटॉप बांट देती है, और उसको जो है क्रेडिट दिया जाता है इस तरह के सोशल वर्क करने को। इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो बहुत ज्यादा आपको नहीं, क्योंकि ये पब एड का अलग ही एग्जाम लेती है। यदि क्लासिकल थिंकर देखें तो यहाँ अब और मैं छोटा करूंगा क्योंकि बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। गुलिक, उर्विक, इन दोनों को पोस्टकॉर्ड के लिए आप जानते हैं, टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, वेबर को ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए, फाइवोल को जो है 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था मैनेजमेंट का, इसको POCCC के लिए भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। LD वाइट ने पहला टेक्स्ट बुक निकाला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और विल बाय ने जो है सेकंड टेक्स्ट बुक, इसलिए इन दोनों को। नियो क्लासिकल में जो है मायो आते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया। देन फॉले आते हैं जो लिंक है क्लासिकल और नियो क्लासिकल के बीच में, और सिमन भी आ सकते हैं जिन्होंने रैशनल चॉइस थ्योरी दिया। इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स को आप भूल ही नहीं सकते हैं, इन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जिक्र किया, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच के बेसिस पे था। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच भी कह सकते हैं। एनपीए जो है फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से निकल के आता है, 1968 में होती है, जिसमें ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मैरिनी थे। इनका जो थीम है, ये 4-5 थीम ये देख लीजिएगा। रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेशन। एनपीएम जो है वो सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 से निकलता है। इसमें एक किताब जो है वो बहुत उसका रोल अदा करती है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ऑसबॉर्न का। हुड ने जो क्रिस्टोफर हुड ने कॉइन किया था एनपीएम, में आपको पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है इसका। एक लाइन में यदि आप कहिए तो प्राइवेट सेक्टर के स्टाइल और मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर में अपनाना और मार्केट को प्रेशर देना, तो ये एक तरह का एनपीएम वाज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नियो लिबरल एरा। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में जो फर्क होता है ये आपको 1-2 बार पूछा गया है, आप याद रखिए। गवर्नेंस जो है वो स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी स्टेट में, जबकि गवर्नमेंट जो है स्टेट का एग्जीक्यूटिव आर्म को कहते हैं। गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट 1992 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से आता है। स्मार्ट गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, ये एक्रोनेम है, वो भी गुड गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर एडवर्ड वेनर कहे जाते हैं। कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएल गोस्वामी ने इस टर्म को कॉइन किया है, देख लीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिकोटमीज है, आपको जानना चाहिए। डिकोटमी मतलब होता है एक्स वर्सेस वाई, रात वर्सेस दिन, ये डिकोटमी है। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का डिकोटमी से शुरुआत होती है, वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से। गुडनॉ भी देते हैं, बाद में इस डिकोटमी को तोड़ दिया जाता है। पब्लिक प्राइवेट जो है ये भी एक बहुत बड़ा डिकोटमी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग है। अब ये एक लगभग एक जैसा होते चले जा रहा है। एनपीएम ने इसको एक किया, अब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो बिल्कुल एक कर रहा है। मेरिट वर्सेस स्पॉइल सिस्टम है। स्पॉइल सिस्टम ये होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर उनको अच्छा रैंक दिया जाता है जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक, आइडियोलॉजिक समर्थक होते हैं। मेरिट होता है नहीं, आपको न्यूट्रल होना है, आपको मेरिट के बेसिस पे हम देंगे। इंटीग्रल एंड मैनेजरियल व्यू का मतलब ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि कुछ थिंकर ये सोचते हैं कि प्यून से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, जबकि कुछ सोचते हैं नहीं, जो मैनेजरियल फंक्शन कर रहे हैं वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें जो थिंकर का बंटवारा है वो इतना कंफ्यूजिंग है, हर सोर्स अलग अलग देता है, देख लीजिएगा मेरे गाइड में मैंने दिया हुआ है, आपको मैंने बताया भी है, आपको जब वीडियो मैंने बनाया था। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 2 जो वीडियो मैंने बनाया है 2020 और 2021, 5 बार देख जाइए, आपको बहुत 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 फायदा होगा। अब आइए हम, ये मैंने उन थिंकर्स को जुटाया है जो 5 साल में जिनका मेंशन हुआ है, जिनसे पूछा गया है।
तो आप समझ सकते हैं कि किन थिंकर्स को और किस लिए पूछा जाता है, वो तेजी से मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्लेटो को बहुत कारणों से पूछा गया है, जैसे इंडिविजुअल स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, और प्लेटो का जो थ्री एलिमेंट ऑफ सोल है, थ्री क्लास है, आइडियलिस्टिक स्टेट है, इन सब के लिए पूछा गया है। एरिस्टोटल का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पहली बार उन्होंने दिया, इसके लिए पूछा गया है। सेंट अगस्टिन आपने देखा कि वो कैसे उन्होंने डाकू की तुलना जो है स्टेट से की है, रॉबर्स की, उसके लिए। एंड लॉक की तो कई जगह जो है पूछा गया है, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है, नेचुरल राइट दिया है, क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर हैं, इन सब से पूछा गया है। हॉब्स भी जो है वो निगेटिव लिबर्टी के एक तरह से जनक माने जाते हैं, इंडिविजुअलिज्म के भी जनक माने जाते हैं, लिबरलिज्म के भी ग्रैंडफादर माने जाते हैं। तो हॉब्स भी काफी जगह पूछा गया है। मैकियावेली, यहाँ हॉब्स का जो लेवाइथन है उसको आप जरूर याद रखिए, और लॉक का जो सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है, या टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसको याद रखिए। मैकियावेली के प्रिंस के नाम से पूछा गया है। डिस्कोर्स भी उन्होंने लिखा है। मैकियावेली के काफी सारे आइडियाज पे भी पूछा गया है। रूसो भी एक बहुत पॉपुलर है, उनके भी काफी सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल, फोर्स टू बी फ्री जो उनका कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव फ्रीडम का, ये सब पूछा गया है। कांत जो है वो परपेचुअल पीस थ्योरी में आते हैं, और यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया है उसके लिए आते हैं। हेगल कई जगह पूछा गया, अनफॉर्चुनेटली हेगल आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, उनका जो राइट की जो फिलॉसफी है, और उनके काफी सारे जो थॉट हैं, या जिसको आप कोट बोलते हैं, वो भी पूछे गए हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं क्योंकि हेगल आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने काफी इसको कई बार बताया है। मिल भी जो है कई जगह पूछा गया है, उनके लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर के, अधिकतर लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लेके, और खासकर यूटिलिटेरियनिज्म को जो उन्होंने एक मोरल दिया, मतलब हैप्पीनेस, हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर जो किया, इस पे भी पूछा जाता है। मार्क्स तो समझिए हर जगह छाए रहते हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे ही मार्क्स और मार्क्सिज्म पे। उनकी जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, या जो उनके सरप्लस लेबर थ्योरी है, एलिनेशन है, थ्योरी ऑफ स्टेट है, थ्योरी ऑफ फ्रीडम है, बहुत सारे चीज मार्क्स से जो है पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने अच्छी से जो है मार्क्स को रिवाइज किया है। गांधी जी का जो एनार्किकल व्यू है उससे 1 2 जगह पूछा गया है। उनका जो ग्राम स्वराज की जो कॉन्सेप्ट है उससे पूछी गई है, कैसे वो एक ऑटोनोमस जो है विलेज और सेल्फ रिलायंट विलेज कम्युनिटी की कल्पना करते हैं। अंबेडकर जो है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के रूप में कौन सी पार्टी बनाया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए हैं, इन सब के बारे में पूछा जाता है। रॉबर्ट नॉजिक मैंने बताया लिबर्टेरियन है, उनको 2 बार पूछा गया है। हयाक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये नॉजिक के साथ जो है लिबर्टेरियन है। जॉन रॉल तो हर जगह छाए हुए हैं इन 5 साल के पेपर में। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो डिफरेंस प्रिंसिपल पे है। उन्होंने मॉडर्न लिबरलिज्म लाया, एक नया काइंड ऑफ लिबरलिज्म जो कि बहुत ही लिबरल था, बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड था, स्टेट को ज्यादा पावर देता था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में बिलीव करता था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ऑन ऑल। तो ये जॉन रॉल, काफी चीजें ये भी पूछा है एक जगह कि कैसे जॉन रॉल ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मॉडर्न जमाने में एक नया रूप दिया, क्योंकि ये लास्ट कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरिस्ट हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इससे आप बर्लिन भी कई जगह पूछे जाते हैं। इनका जो 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, निगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी, कई जगह आपको सिंपल पूछते हैं कि इसमें से किसने निगेटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया, जहां वो आए वहां इसे आप बर्लिन को आप मार सकते हैं। हाना आर्डेंट भी 1 2 जगह आती हैं। हाना आर्डेंट, पता है, उन्होंने पावर और पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अलग डेफिनेशन दिया है उन्होंने, मतलब एक प्लूरलिस्ट थॉट। रोलांड डॉर्किन और वॉल्जर और सैंडल एंड मैकलेंटायर, मतलब वॉल्जर, सैंडल, मैकलेंटायर तो कम्युनिटेरियन है, उनके लिए आप उसको याद कर लीजिए। डॉर्किन ने जो है वो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज दिया है, और वॉल्जर ने जो है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। लियो स्ट्रॉस भी बहुत जगह घूम फिर करके आते हैं, क्योंकि ये फिलोसफिकल अप्रोच रखते हैं, जिसको वैल्यू ओरिएंटेड आप कह सकते हैं। फैक्ट और वैल्यू में से वैल्यू, मतलब इन्होंने नॉर्मेटिविज्म को एक तरह से रिवाइव किया पॉलिटिकल थ्योरी में। सबाइन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारे कोट इनके आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट लिखा है, प्लेटो से लेके मार्क्स तक का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉसन कोएट जो है एक इंग्लिश फिलोसफर थे, उनके कोट्स जो है राइट्स के बारे में या स्टेट के बारे में, ये सब 1 2 जगह पूछा गया, इसलिए ये भी सिलेबस के बाहर है। आई होप कि आप इसको याद रख पाएंगे। फोको जो हैं वो सबसे बड़े पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, उनके बारे में 1 2 जगह है। लॉयटार्ड भी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। सीबी मैकफरसन इसलिए आते हैं कि इन्होंने लॉक और हॉब्स की बुराई की थी कि इन्होंने पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब स्वार्थी व्यक्ति
जो होता है व्यक्ति ओरिएंटेड समाज की इन्होंने परिकल्पना की। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जहां आए वहां सीबी मैकफर्सन को आप याद कीजिए। देन आईआर में यदि आप देखिए तो हांस मर्गनथॉप बहुत बार आते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ नेशन इन्होंने लिखा, ये क्लासिकल रियलिज्म के जनक माने जाते हैं मॉडर्न टाइम में। एच कार ने जो है 20 इयर्स क्राइसिस लिखा इंटर वॉर पीरियड में। केनेथ वॉल जो है नियो लिबरलिज्म के फादर हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा। हटिंगटन जो है इतनी बार आते हैं केवल इसके लिए कि उन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट भी दिया, बुक भी लिखा। इसके अलावा थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन भी उन्होंने लिखा है। जॉन वॉन न्यूमैन एक बार आए हैं गेम थ्योरी के लिए। डेविड ईस्टन इसलिए आते हैं कि उन्होंने सिस्टम थ्योरी दिया। बैरी बुजॉन जो है कोपेनहेगन स्कूल के हैं। रॉल फ्रेबिस जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर माने जाते हैं। वॉलस्टीन मैंने आपको बताया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्होंने दिया। कई बार आया है समीर अमीन यूरोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने पहली बार दिया। एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म नाम की बुक भी लिखी और कॉन्सेप्ट भी दिया, ये भी एक बार पूछा गया है। और एंदर गुंदर फ्रैंक एक बार से ज्यादा पूछा गया है, डिपेंडेंसी थ्योरी के एक बहुत बड़े राइटर लैटिन अमेरिका के केस में, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्वाइन किया टर्म। ड्वाइट वॉल्डो आते हैं, इनका जिक्र एनपीए के लिए आता है। ड्वाइट वॉल्डो का एलडी वाइट जो है आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने सेकंड जो है ये फर्स्ट जो है बेसिकली फर्स्ट इन्होंने टेक्स्ट बुक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है। गुलिक जो है इन्होंने पॉस्ट कॉर्प जो है जो कि बहुत फेमस एक्रोनिम है वो दिया है। उर्विक एंड गुलिक ने मिलकर के प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया। विलो बॉय ने सेकंड बुक लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। फ्रैंक मैरिनी ने जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पे एक एडिटेड बुक लिखा था, जो आगे मैं आपको एक जगह बताऊंगा अभी। हर्बर्ट साइमन जो है डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए आते हैं। रैशनल, बाउंडेड रैशनलिटी, सेटिस्फायर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, इन सब के लिए यहाँ तो दो बार हो गया है। चेस्टर बर्नार्ड मैंने आपको बताया जोन ऑफ इंडिफरेंस के लिए आते हैं। और ऑथोरिटी की जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी इनके विचार पूछे गए हैं। अब यहाँ फेमिनिस्ट को यदि आप याद कीजिए तो सिमोन दे बेवर जो हैं वो जिन्होंने कहा था कि वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। वर्जीनिया वुल्फ एंड मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट तो मैंने आपको पढ़ाया है कितनी सारी बातें, और भी आप देख लीजिए, हमें पूरी तरह से लिख नहीं पाए। और भी कुछ फेमिनिस्ट के हैं, उनके बुक्स एंड उनके थॉट के बारे में। देन कुछ जो फिलोसफर जो जो एक दो बार मेंशन हुए हैं। टीएच ग्रीन एक मोरल फिलोसफर है इंग्लैंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने इनकी फिलोसॉफिकल थॉट और पर्टिकुलरली पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, मोरल फ्रीडम, इन सब पे इनके काफी व्यूज हैं। बेंथम मैंने आपको बताया यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं, लेकिन ये इसलिए बहुत बार पूछे आते हैं कि लीगल राइट के समर्थक हैं, नेचुरल राइट को ये काटते हैं। जॉन ड्यूई जो है वो प्रैग्मेटिस्ट माने जाते हैं, जॉन ड्यूई। लास्की जो है वो भी कई बार पूछा गया। लास्की ने राइट दिया है, सॉरी थ्योरी ऑफ राइट दिया, ये लेफ्ट ओरिएंटेड ब्रिटिश फिलोसफर थे। रॉबर्ट ओवेन जो हैं वो यूटोपियन सोशलिस्ट थे। उन्होंने न्यू हार्मोनी नाम की कुछ अमेरिका में उन्होंने एक कम्यून टाइप का एस्टैब्लिश किया था। ग्रामेस्की इसलिए पूछे जाते हैं कि उन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया मार्क्सिज्म के अंदर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोज्का, पैरेटो एंड सी राइट मिल, ये तीनों जो है इलीट थ्योरी के लिए पूछे जाते हैं। मोज्का ने जो है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे तो यहाँ नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। अर्नेस्ट बार्कर, हेनरी मैन, ये जो है इंग्लैंड के हैं। और ये सब भी अर्नेस्ट बार्कर ने जो है काफी स्टडी की है ग्रीक जो क्लासिकल फिलोसफर है लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और हेनरी मैन जो है लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एंशिएंट लॉ, इन सब के लिए जाने जाते हैं, जूरिस्ट थे। तो ये मैंने एक बहुत तेजी से आपको ओवरव्यू दिया इन थिंकर्स का कि इन इन कारणों से इनको पूछा गया। आई होप कि ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो हिट करेगा, तो शायद कुछ क्वेश्चन आ जाए इससे। यदि हम इस पे आए कि इंपॉर्टेंट थीम टॉपिक्स जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे यदि हम आए तो लिबरलिज्म पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके फीचर क्या हैं, जैसे इंडिविजुअलिज्म है, फ्री मार्केट है, और मतलब एक तरह से मिनिमलिस्ट स्टेट जिसको आप बोलते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट, वो है। और जो 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 नेचुरल राइट है उसको प्रोटेक्ट किसी भी तरह के तरीके से करनी है, और लिबर्टी को काफी ऊपर रखनी है। टॉलरेंस भी है, इस टाइप के प्लूरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म है कि हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि अपना वो लाइफ का गोल को फिक्स कर सके अपने वैल्यू के अनुसार। ऑल दीज आर फीचर्स। लॉक जो है लिबरलिज्म के फाउंडिंग फादर हैं। इसके जो ब्रांचेज हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लासिकल लिबरलिज्म तो जो है वो जो लॉक ने दिया,
जो रॉल ने जो दिया और कई लोग रॉल के साथ में, वो मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरलिज्म कहलाया, जिसमें कि क्लासिकल लिबरलिज्म से हट करके स्टेट को, नाइट वॉचमैन से हटा करके वेलफेयर स्टेट माना गया, जहां पे कि राइट टू प्रॉपर्टी को सैक्रोसैंक्ट नहीं माना गया, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर्टी को किसी से लेके और गरीबों को दिया जा सकता है। इस टाइप की जो फीलिंग, जो लिबरलिज्म को थोड़ा सा वेलफेयर की तरफ ले गए और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वो मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म कराया। और फिर क्लासिकल लिबरलिज्म को जो खींच करके जो नियो लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म, मतलब फिर से एक बार रिवाइव किया गया कि नहीं नहीं, बिल्कुल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेकार है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्टेट को ट्राई नहीं करना चाहिए, टैक्स कम से कम लगाना चाहिए, नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, टोटल फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी ये सब, ये लॉजिक उसके जो है प्रोपाउंडर हैं लिबर्टेरियनिज्म के। तो ये तीन जो है, क्लासिकल, मॉडर्न और लिबर्टेरियनिज्म, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फेमिनिज्म में वेव्स एंड जनरेशन, ये आपको मैंने कई बार बताया है, कौन इसमें से रेडिकल हैं, कौन लिबरल हैं, लाइक दैट, ये पूछे जाते हैं। देन ये दो चीजें आप याद रखिए कि मॉर्गनथो के जो 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म है आईआर में, उसको आन जे टिकनर ने जो है रिफॉर्मुलेट किया इंटरनेशनल जो आईआर की फेमिनिस्ट थ्योरी देने के लिए। इसी तरह सुजान मोलर ओकिन ने रिफॉर्मुलेट किया रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के लिए। जो फेमस फेमिनिस्ट जो हैं, उनके बुक्स उसको आपको याद करना चाहिए, लाइक मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, सिमोन डे वेवर, कैथे मिल्टन, फायरस्टोन एंड मेनी मेनी अदर्स जो इसमें आए हैं, अभी कुछ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। देन अदर आइडियोलॉजी से, मार्क्सिज्म से काफी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, फासिज्म से भी काफी क्वेश्चन है, फासिज्म नासिज्म से। देन पोस्ट मॉडर्निज्म से भी क्वेश्चन है, अनार्किज्म से बहुत कम क्वेश्चन है, कम्युनिटेरियनिज्म से भी कुछ क्वेश्चन है, कम है लेकिन। देन नॉर्मेटिविज्म क्या होता है, इंपेरिसिज्म से कैसे अलग है, इस पे भी क्वेश्चन है। नॉर्मेटिविज्म क्या है, जहां नॉर्म, वैल्यू, इथिक्स, मोरालिटी, इन सब को वैल्यू दिया जाए, जहां पे कि ये परिकल्पना की जाए कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, और उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब ये बताया जाए कि देखो ऐसा होना चाहिए, जैसे प्लेटो ने बोला। इंपेरिसिज्म उससे उल्टा है, ये जो है फैक्ट बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, एंड ये जो है वैल्यू न्यूट्रल है, हमें ये नहीं जानना है कैसा होना चाहिए, कैसा है पॉलिटिकल अरेंजमेंट, बस उसको उसको डिस्क्राइब करना, एनालाइज करना और उससे थ्योरी बिल्ड करना कि इससे क्या निकल के आता है, ये इंपेरिसिज्म है। उसका एक मिलता जुलता रूप जो है पॉजिटिविज्म है। पॉजिटिविज्म यही कहता है कि जो चीज है उसको, वही सच्चाई है, वही रियल है, बाकी सब जो है वो ऐसी होती बकवास है। तो पॉजिटिविज्म मतलब जो है, मतलब आप यदि देख रहे हो कि समाज में 100 में से 80 लोग झूठ बोलते हैं, तो पॉजिटिविज्म के अनुसार अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं, ये एक फैक्ट है। तो ये पॉजिटिविज्म है, और उसी का एक फॉर्म है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो वियना स्कूल जिससे निकलता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ये क्या कहता है, बहुत जगह आता है, ये आईआर में भी आता है, ऐसे जनरल भी। कंस्ट्रक्टिविज्म ये है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, कोई मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, सच्चा नहीं है, झूठा नहीं है, सब जो है सोशल कंस्ट्रक्शन है, आप क्या बना लेते हो। मतलब सोसाइटी में एक लैंग्वेज के डिस्कोर्स से आपने जो मीनिंग जिस चीज का बना लिया, वही ट्रूथ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। देन आते हैं हम लोग आईआर में। आईआर की जो थ्योरी में से काफी पूछे जाते हैं, रियलिज्म, यहाँ पे हॉब्स आते हैं रियलिस्ट में, उससे भी पहले एंशियंट काल में जो है थ्यूसिडाइडस आते हैं, जिन्होंने पोनेसियन वॉर के बारे में या मेलियन डायलॉग लिखा था, वो भी आपको याद रखना चाहिए। देन हॉब्स, मॉर्गनथॉ, केनेथ वोल्ज और मैकियावेली, ये सब जो है रियलिज्म कहा जा सकते हैं। केनेथ वॉल जो है न्यू लिबरलिज्म के जनक है, मॉर्गनथॉ क्लासिकल रियलिज्म के। लिबरलिज्म जो है उसके कांत हैं, जिन्होंने परपेचुअल पीस की थ्योरी दी। पेन, थॉमस पेन जो हैं, विल्सन जो वुड्रो विल्सन जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये भी लिबरलिज्म के जनक हैं, ये सब। रॉबर्ट कोएन और जोसेफ नोए ने जो है नियो लिबरलिज्म की थ्योरी दी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रूप में। और डॉयल ने जो है, माइकल डॉयल ने जो है, वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया। इंग्लिश स्कूल भी जो है कई जगह पूछा गया, वैसे इसमें बहुत कम है, उसके जो मेन थिंकर हैं वो हेडली बुल हैं और मार्टिन वाइट हैं। देन कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, जो मैंने आपको भी बताया, सोशल कंस्ट्रक्शन, तो इसमें आईआर में भी आता है, निकोलस ओनेफ और अलेक्जेंडर वेंट जो हैं इसके मेन करता धरता हैं। कोपेनहेगन स्कूल जो है वो सिक्योरिटी को एक अलग तरीके से देखता है, नॉन मिलिट्री सिक्योरिटी।
तो वो बैरी बुजन उसके सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक भी याद रख लें तो काफी है। मार्क्सिस्ट जो आईआर में जो है लुइस अल्थुजर हैं, जस्टिन रोजनबर्ग हैं, अलेक्जेंड्रा कोलेंटाई भी हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट में लॉयटार्ड, फोको एंड दरिदा हैं। एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल जो एक क्रिटिकल स्कूल है, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट तो है मार्क्सिस्ट, लेकिन उसमें भी काफी बुराई वो ढूंढता है, और राइट से तो बिल्कुल अलग है। उसमें हर्बर्ट मार्क्यूज हैं, जॉर्गन हाबरमास हैं, एंड्रू लिंकलैटर हैं, मेनी अदर जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। फ्रैंकफर्ट स्कूल इससे कम पूछा है इन्होंने। फेमिनिस्ट तो काफी पूछा है, टिकनर मैंने आपको बताया, सिंथिया इनोले जो है बहुत फेमस है। बनाना बीचेज एंड बेसिस कुछ इन्होंने लिखा था, बुक जो बहुत बहुत फेमस बुक है। कैरोल कोहेन, लॉरा सॉल्जबर्ग, मैंने कई बार आपको बताया है, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है मैंने अपने गाइड में लिखा है, तो आप रात भर में भी चाहें तो इसको, और सुबह भी 1 घंटे में काफी चीजें देख सकते हैं। देन आईआर में यदि आगे बढ़े तो फासिज्म नाजिज्म पे बहुत चीजें पूछा गया है, जैसे कि मुसोलिनी ने कैसे उसको डिस्क्राइब किया, तो नाजिज्म फासिज्म में क्या तुलना थी, और हिटलर क्या के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कई कई चीजें पूछा था, इसमें से क्या ट्रू है क्या नहीं है, मतलब उसके फीचर्स आपको जानने चाहिए। देन जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं उसके क्या कारण और कंसिक्वेंसेस रहे ये पूछा गया है। अरब इजराइल वॉर, क्योंकि आप जामिया का दे रहे हैं, ये वेस्ट एशियन स्टडी में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वहाँ 5 वॉर जो है अरब इसराइल के हो चुके हैं, उसमें किसने, इसराइल ने इजिप्ट से कौन सा एरिया छीन लिया, जैसे उसने गाजा स्ट्रिप जो है और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से छीन लिया है, उसने वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन से छीन लिया था, ये सब तो था, मतलब अभी लौटा दिया है। गोलान हाइट उसने सीरिया से छीन लिया, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं इसमें। देन आईआर की बुक्स, कोट्स एंड जीके। कोट्स सबसे डिफिकल्ट होती है, जीके मैंने आपको पढ़ाया है, बुक्स भी मैंने दिया हुआ है, ये सब जो है एग्जाम गाइड में काफी अच्छे से, अभी तक मैंने जितना आपको बताया वो सारे एग्जामिनेशन गाइड में मैंने जो सोच सोच करके दे सकते थे वो सारी उसमें दी हुई है। यूएन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उससे काफी चीजें पूछते हैं कि अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। देन यूएन चार्टर पे 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएन चार्टर से क्या कंसिस्टेंट नहीं है, तो एक बार यूएन चार्टर के बाद थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। यूनाइटेड ह्यूमन डिक्लेरेशन, जो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है, उसको यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बोलते हैं, या यूएचडीआर देख लीजिएगा, इसका हो सकता है मैंने ठीक से नहीं लिखा हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर होगा शायद, यूडीएचआर देख लीजिएगा। तो इस पे भी कई पूछे आते हैं कि ये कब अडॉप्ट हुआ, ये 1948 में जनवरी में हुआ था, इसमें कितने आर्टिकल हैं, यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा गया। ऑफ कोर्स नॉट इन जामिया बट अदर, तो आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, जो 3 ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कौन जो है अभी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो पूछा जाता है, इनका ऑफिस कहाँ, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों का जो है वाशिंगटन डीसी में रोड के क्रॉस है, फिर डब्ल्यूटीओ का जिनेवा में, इस टाइप की, इसका रोल क्या है, ये सब भी पूछा जाता है। देन क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे आयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टॉकहोम में 1972 में पहला हुआ था, रियो 1992 में हुआ अर्थ समिट, फिर क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है 1997 में, पेरिस 2015 में, ये सब काफी पूछा जाता है, और इन सब में क्या हुआ है ये सब आप देख सकते हैं, इसको याद रखना चाहिए। ये 4 मैंने दिया है, ये तो जरूर याद रखिए। देन इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसे इंडिया यूएस के क्या डायनेमिक्स हैं, इंडो चाइना, अभी तो कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, इससे जी मतलब करंट इवेंट भी बन जाता है। इंडो यू में ट्रेड को लेके कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया साउथ एशिया में जो है इंडिया के बिग ब्रदर के चलते प्रॉब्लम होती है, सार्क एक तरह से फेल हो गया है। इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत एशियन के साथ हमारा रिलेशन है, लेकिन ट्रेड को लेके वहां भी थोड़ी तानातानी है। श्रीलंका में तमिल फीलिंग को लेकर के हमारा एक ये है, और अफ्रीका जो है वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज और चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते हमारा जो है फॉरेन रिलेशन गाइडेड होता है। रसिया के साथ हम पुरानी दोस्ती को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन नए जमाने में कैसे एडजस्ट करें, और यूएस की तरफ जो हम बहुत झुक गए हैं उससे जो प्रॉब्लम होती है, ये भी एक इशू है। और फाइनली यदि हम इंपॉर्टेंट थीम जो कहीं हम और नहीं रख सकते हैं उसको मैंने यहाँ रखा है, लाइक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस कई बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पार्लियामेंट्री है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, दोनों बहुत अलग अलग होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो है हम पार्टी चुनते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, जो जो मेजोरिटी पार्टी होता है वो अपना लीडर चुनता है, वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव उभर करके आता है, इसलिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ऑफ पावर बहुत टाइट नहीं होता है, केवल जुडिशियरी ही एक अलग रह जाती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो अमेरिका में है वहां पीपल 2 वोट करती है, एक सीधा एक एग्जीक्यूटिव को चुनती है जो प्रेसिडेंट कहलाता है, और दूसरा लेजिस्लेचर को, जैसे राज्यसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा वहाँ सीनेट एंड
पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो दोनों मिला के कांग्रेस कहते हैं। तो ये जो है इसमें जो प्रेसिडेंट या जो एग्जीक्यूटिव होता है वो टोटली सेपरेट होता है लेजिस्लेचर से। तो वो एक अलग टाइप की व्यवस्था है और उसमें प्रेसिडेंट अपना खुद का कैबिनेट लाता है, वो लेजिस्लेचर से नहीं निकलता है। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? लाइक इंडिया एक फेडरल स्टेट है और इंग्लैंड जो है यूनिटरी है, तो इसमें कई कई डिफरेंस है जो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब देख लीजिए। देन राइट्स कितने तरह के हैं? सिविल राइट, सिविल लिबर्टीज, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये सब जो है पूछे गए हैं। इलेक्टोरल सिस्टम भी पूछा गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या होती है प्रोपोर्शनलिटी का मायने, पार्टी लिस्ट सिस्टम क्या होती है, सिंपल पॉलिटिक्स को कि FPTP कहते हैं हम लोग, फर्स्ट पास द पोस्ट, उस पर भी पूछी गई है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, उसके फॉर्मेशन, जैसे कांग्रेस कब बना, उसके कौन लीडर थे, तो तेलुगु देशम कब बना, ये सब पूछे गए हैं। क्रोनोलॉजी 4 पार्टी दे दिया, पहले कौन बना बाद में, इससे काफी जीके पूछे जाते हैं। पार्टी सिस्टम से भी पूछा गया है, खासकर से डोमिनेंट सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, 2 पार्टी एंड ऑल, डुवर्जर सार्टरी भी यहाँ पे उभर के आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन मॉडल जो है, मतलब कि हम जब रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कंस्टिट्यूएंसी से तो वो कैसा बिहेव करते हैं, उसके बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन मॉडल है। वो एक ट्रस्टी की तरह बिहेव कर सकते हैं अपने पीपुल का, जो उनको जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके डेलीगेट की तरह बिहेव कर सकते हैं, अपने पार्टी का लीडर हो सकते हैं, वो पीपुल को भूल जाएंगे, पार्टी जो व्हिप जारी करेगी वो पार्टीजन रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और हाइब्रिड भी हो सकता है, कभी वो ट्रस्टी की तरह बिहेव करें, कभी डेलीगेट की तरह, लाइक दैट। देन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है ये भी कई बार पूछी गई है, जीन बॉडिन ने दिया है, इसको आप जरूर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जॉन ऑस्टिन ने जो है सॉवरेनिटी के डेफिनेशन दिए हैं कि लॉ क्या होता है, वो कमांड है सॉवरेन का, एंड लाइक दैट। हॉब्स ने भी जो है लेवाइथन में जहां एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की परिकल्पना की है। देन थ्योरी ऑफ स्टेट भी बहुत पूछा जाता है, जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, लाइक जैसे प्लेटो ने दिया, लिबरल जैसे जॉन लॉक ने दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोग ने दिया है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एक अलग टाइप की है। स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, ये भी कई जगह पूछा गया है। स्टेट एक अमूर्त या इनटेंजिबल या इनविजिबल कॉन्सेप्ट है, जबकि गवर्नमेंट उसका जो है कंक्रीट फॉर्म है, मतलब गवर्नमेंट के रूप में हम स्टेट को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, छू पाते हैं। स्टेट और सिविल सोसाइटी जो है, वर्सेस मैं बोल रहा हूँ, स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में भी क्या डिफरेंस है, ये भी कई बार पूछा गया है। स्टेट और नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये काफी ये सब इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने वाले हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत, रॉल हैं, लास्ट रॉल हैं, ये भी पूछा गया है। प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है, इस पे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी का जो मायने है उस पर पूछा जाता है। प्लूरलिस्ट थ्योरी का मायने बहुत सारे हैं। एक तो यह है कि समाज में वैल्यू प्लूरलिज्म है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को जो है सब टॉलरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू सही है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, मॉरलिटी है, क्या कॉन्सेप्ट है, अलग अलग है। इसका ये भी मीनिंग है कि स्टेट अपने को वन ऑफ द एसोसिएशन समझता है। ऐसा नहीं है कि वो सुपर एसोसिएशन, मतलब समाज में और जो भी एसोसिएशन है, कम्युनिटी है, उन सब के साथ स्टेट कंपीट करता है, एक उसकी रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है। तो इट इज लाइक दैट, ये मैक्लेवर ने कहा था। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है वो डॉयल ने दिया। कांत के जो परपेचुअल पीस थ्योरी से वो निकलता है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। इलीट थ्योरी जो है ये मॉस्का, मुझे लगता है ये भी इटालियन थे, और पैरेटो भी, उन्होंने रूलिंग क्लास नाम की बुक में अपना इलीट थ्योरी दिया। पैरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट दिया, और सी राइट मिल ने जो है पावर इलीट नाम की बुक भी लिखी और कॉन्सेप्ट भी दिया। रॉबर्ट माइकल ने जो है कॉन्सेप्ट दिया आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। Okay, so dear students, thanks for watching. I hope कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। यदि इसको एक दो बार देख जाएंगे तो along with जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं वो सब अभी 2 दिन में आप काफ़ी देख सकते हैं। हम 1500 क्वेश्चन में फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको लास्ट मोमेंट में भी हेल्प कर सकता है। यदि आप आगे का एग्जाम दे रहे हैं तब तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इस तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज 1-2 लाइन का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जिसका जवाब मैं जल्दी से दे सकूं, क्योंकि अब मेरे बूते से कई बार बाहर हो जाती है, इतने सारे जो है कमेंट आते हैं। लेकिन मैं अभी भी पसंद करता हूं कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे मैं जल्दी जल्दी टाइप करके दे सकूं। सो गुड विशेस, और जब पेपर आएगा तो डेफिनेटली आप शेयर करोगे, मुझे पता है, फिर उसको एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे। बाय, गुड विशेस।